नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए घर की बड़ी बहू। घर के सामने के छोटे से पार्क की बेंच पर सुधा और विनय आज फिर जा बैठे। यह उनका हर इतवार का नियम सा बन चुका था। यह पार्क बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही सही, मगर है चौरस और साफ सुथरा। हरे भरे लॉन के चारों ओर खिली हुई महकती लहकती फुलवारी, बच्चों के कुछ झूले और गिनती की कुल 5-6 बेंच। अमूमन यहाँ बच्चों को खेलने के सिवाय सन्नाटा ही बना रहता है। शायद ही कभी दो से ज्यादा बेंच भरी मिलती हो। पार्क की यह खामोशी उन दोनों की साझा पसंद है। इस पार्क के बढ़ते दरख्त उनके अपनों से हर सुख दुख को अपने में ही सहेजते समेटते उनकी जिंदगी में शामिल होते चले गए। इस खामोशी ने उन दोनों की साझा जिंदगी के न जाने कितने मसलों को यूं ही सुलझा दिया था। कौन कहता है खामोशी में आवाज नहीं होती। दोनों बच्चे आरवी और आर्यन सामने खेल रहे थे। दौड़ते भागते गिरते पड़ते उनकी शरारतों और खेल का सुधा और विनय भरपूर आनंद ले रहे थे। बेटी आरवी छोटे आर्यन के साथ खेल भी रही थी और उसे गिरने से बचा भी रही थी। सुधा के चेहरे पर दिन भर की थकान और इस सुख की तृप्ति एक साथ झलकने लगी, मानो बच्चों के साथ बचपन की मासूमियत और शरारतों को फिर से जीने का एहसास हो रहा हो। बच्चों की खिलखिलाहट उनमें ऊर्जा भर देती। रोजमर्रा की दिनचर्या और जिम्मेदारियों से अलग यह समय कुछ पलों को ही सही उनमें उत्साह भर देता। विनय तो इसे अपनी टॉनिक मानता। सुधा के मायके में तो दूर दूर तक कोई पार्क ही नहीं था। घर का छोटा आंगन ही उन भाई बहनों के खेलने का स्थान, बल्कि अक्सर तो रणभूमि भी बना रहता। सुधा सोचने लगी कि उसकी अम्मा और बाबूजी भी तो उसे देखकर ऐसे ही प्रफुल्लित होते रहे होंगे। उसकी कल्पना में बचपन के न जाने कितने चित्र आ जा रहे थे। वह मुस्कुरा उठी। पार्क की शोधी खुशबू उसे अतीत की यादों में बहा कर ले जा रही थी। ममता की इस सुखद अनुभूति ने उसे अपनी अम्मा और बाबूजी के प्रति कृतज्ञता से भर दिया। ख्यालों में खोई सुधा के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए विनय अनायास पूछ बैठा, सुधी, हम लोग भी गाड़ी ले ले। सुधा ने चौंक कर विनय को देखा। उसके ख्यालों में अनचाहा सा खलल पड़ चुका था, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मायके की मनपसंद गलियों से उसे यथार्थ के धरातल पर वापस आना अच्छा नहीं लगा। गाड़ी अभी कैसे भाई? हाथों को नचाते हुए वो बोल पड़ी। आप भी ना कुछ भी। मन ही मन वह खिसिया रही थी कि विनय भी कहाँ से बेसिर पैर के ख्याली पुलाव पकाने लग जाते हैं। इस साल आरवी का एडमिशन भी कराना है। घर में भी तो सब विनय से ही आस लगाए रहते हैं। जब भी आओ बस फरमाइशें तैयार। कोई भी तो उनकी दिक्कतें नहीं समझता। इतने सालों में ना ही कभी किसी ने पूछा। सबको बस अपनी ही पड़ी रहती है। एक बार गांव जाने में सबको देने दिलाने में ही अगले महीने का बजट गड़बड़ा जाता है। ऐसे में ये गाड़ी लेंगे कहाँ से? विनय के अप्रत्याशित प्रस्ताव ने एक साथ कई सारे सवालात खड़े कर दिए थे। मन के स्वगत भावों के कई रंग एक साथ सुधा के चेहरे पर आ जा रहे थे। विनय की ओर नजर पड़ते ही उसे अपने व्यवहार की रुखाई का भान हो गया था। उसे विनय पर प्यार आने लगा। वह भी तो पीस रहा है इस चक्की में, अपनी भूल सुधारने की कोशिश में। आवाज में भरकस नरमी लाते हुए सुधा बोली, आप ना ज्यादा मत सोचिए। पहले गृहस्थी कुछ जम जाए, फिर गाड़ी भी ले ही लेंगे। अरे चिंता क्यों करते हैं? हाँ, बुझा सा विनय इतना ही कह सका। उसका प्रोत्साह और उत्साह दोनों ही गिर चुके थे। उसे याद आने लगा जब शादी की पहली सालगिरह पर विनय के दोस्तों ने जबरन खुद को निमंत्रित कर डाला था। अब तक तो अपने रहन सहन के स्तर के चलते विनय अपने मित्रों को घर बुलाने से कतराता ही रहा था। उसे लगता कहाँ बिठाए, घर में ढंग का एक सोफा तक नहीं है। उनकी बैठक में बस 4 अदद कुर्सियां और एक प्लास्टिक की मेज भर ही तो थी। बाद में आम की लकड़ी का एक तख्त भी वहां डाल दिया गया था।
गांव से जब भी बाबूजी आते तो उसी पर सोते। विनय चाहकर भी इस बार अपने दोस्तों को मना नहीं कर सका। आखिर कितने दिन नानुकुर करता। इस बार वह टाल नहीं सका। सच तो यह था कि सबसे कट कर रहना उसे अच्छा भी नहीं लगता था। अंतर्मन की दुनिया के अपने सवाल और अपने ही जवाब रहते हैं। विनय का मन कहता कि अपने साधारण रहन सहन से शर्मिंदा होने की बजाय उसे तो फक्र होना चाहिए, जो है अपने बलबूते पर, अपनी ईमानदारी की कमाई से। सुधा भी कहती कि यह सब अपनी जगह ठीक है, पर सामाजिक रवायतें तो निभानी ही पड़ती है। सुधा खुश थी, पूरे उत्साह से तैयारियों में व्यस्त। शादी के पहले उसने कढ़ाई का कोर्स किया था। अपने हाथों से काढ़े हुए मेजपोश और तख्त के लिए मैचिंग चादर भी संदूक से आज बाहर आ गए थे। क्रोशिया से बनाए हुए कुशन कवर भी उसने चढ़ा दिए। सीमित साधनों में बेहतर प्रदर्शन की वह कोशिश में लगी रही। खाने में भी आज रोज की दाल सब्जी से अलग पकवान बन रहे थे। मटर पनीर, दम आलू की सब्जी, बथुआ का रायता, पूड़ी कचौड़ी और खीर। स्टील का डाइनिंग सेट बुआ ने उसे भी शादी में दिया था। वह भी आज इस आयोजन में पहली बार निकल कर शामिल हो रहा था। एक तो मौका भी शादी की पहली सालगिरह का, दूसरे विनय के चारों दोस्तों सब परिवार पहली दफा उनके घर आ रहे थे। ऐसे में सुधा अपनी ओर से कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। स्टोव पर इतने लोगों का खाना बनाने में उसे मुश्किल तो बहुत हुई, पर सुधा के उत्साह में परेशानी का एहसास तक उसे छू न सका। सुधा की सुघड़ता से घर चमकने लगा। विनय को भी अब अच्छा लग रहा था। वह भी सारी व्यवस्था में सुधा के साथ साथ लगा रहा। घर के कामकाज का उसे बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, पर सुधी सुधी कहकर हौसला अफजाई में कोई कसर नहीं रखता। विनय की आंखों में तैरती प्रशंसा से ही सुधा प्रसन्न हो जाती। सबके आने के पहले सुधा ने खुद को भी संवार लिया। गुलाबी रंग की चौड़े बॉर्डर की बंगाली सूती साड़ी में वह और खिल उठी। सादगी में और भी खूबसूरत तैयार होकर बाहर आते ही उसने विनय की ओर देखा। कैसी लग रही हूँ? जबरदस्त। विनय उसे निहार रहा था। वह मुस्कुरा दी। विनय उसे चिढ़ाते हुए बोला, मैडम, इजाजत हो तो बंदा भी कपड़े बदल ले। आपके साथ खड़े होने लायक तो हो जाए। आप नहीं सुधरेंगे। लजाती हुई सुधा हंस दी। दोस्तों की महफिल जम चुकी थी। सुधा सबके आकर्षण का केंद्र बनी रही। सभी सुधा से प्रभावित थे। एक खूबसूरत और निपुण मेजबान। सभी उसकी पाक कला की खुलकर प्रशंसा कर रहे थे। विनय के दोस्तों और उनकी पत्नियों के बीच सुधा आकर्षक का केंद्र तो थी ही, अब कुछ एक की ईर्ष्या की वजह भी बन चुकी थी। अरे, गैस नहीं है। भाभी जी ने स्टोव पर खाना बनाया है। अरे भाई विनय, ये तो हमारी सुंदर भाभी जी पर सरासर अत्याचार है। विनय के एक दोस्त ने चुटकी ली। सहानुभूति की धीमी आंच पर घी पड़ चुका था। उस आग ने विनय को पानी पानी कर दिया। उसे कुछ न सूझा, ना ही कुछ कहते बना। बस अचकचा कर रह गया। अपने में सिमटता, अपने आप से शर्मिंदा। सुधा ने उस समय तो किसी तरह बात को संभाल लिया। नहीं नहीं भाई साहब, इन्होंने बुक तो कराई है, अभी नंबर नहीं आया है। पर दोस्तों के विदा लेते ही सुधा बरस पड़ी। अब दोस्तों को तब बुलाना जब घर में गैस आ जाए। शादी की सालगिरह की खुशियों पर पानी फिर चुका था, और तब तो यह पानी सुधा की बड़ी बड़ी आंखों में भी छलछलाने लगा। हतप्रभा विनय पहले से ही खिन्न था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है। अपने ऊपर तो वह कोई खर्चा करता ही नहीं। अम्मा, बाबूजी और बहनों के खर्चों में भी अब हाथ खींचने लगा है। उसे भी तो बुरा लग रहा था। घर की प्राथमिकताएं और खर्च भी सुधा की सलाह से ही होते हैं। फिर भी वो उससे नाराज है। आखिर क्यों? अब बात को
संभाले भी तो कैसे। उनकी खुशियों को मानो ग्रहण लग चुका था। घुटन और संकोच की छाया ने दोनों को अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। एक छोटी सी बात तूल पकड़ रही थी। दोनों ही एक दूसरे से खींचे बने रहे। दोनों की जुबान खामोश थी और मन के शोर में सब धुंधला सा हो गया। सुधा बहुत दुखी थी, अपने अभावों से कहीं ज्यादा आज के अपने व्यवहार से। ये क्या कर दिया मैंने? कम से कम आज तो चुप रह सकती थी। अफसोस और ग्लानि में वह बात करना तो दूर, विनय की ओर देख भी नहीं रही थी। रात को आखिर गुजरना ही था। दूसरे दिन नजर छुपाकर विनय की ओर देखने पर एक बारगी तो सुधा को लगा कि जैसे वह इस शख्स को पहली दफा देख रही है। हताश और परेशान वह तड़प उठी। बस जल्दी से जल्दी सब सामान्य करना चाह रही थी। पार्क चलेंगे? सुधा प्यार से बोली। उसके लहजे की मुलायमता विनय महसूस कर पा रहा था। जैसे तुम चाहो, चलते हैं। विनय अभी भी चुप था। चेहरे पर तनाव की लकीरें कुछ कम होती लगी। पर पार्क की ठंडी हवा भी उनकी चुप्पी न तोड़ सकी। आखिर सुधा ने पहल की। विनय के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बहुत अफसोस के साथ वह कह रही थी, हमने खामखा ही आपको दुखी कर दिया। मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। अरे नहीं, नहीं, गलती तो मेरी भी है। मुझे पहले ही ध्यान रखना चाहिए था। जिम्मेदारी तो मेरी ही थी। विनय बोले जा रहा था। सुधा के कोमल स्पर्श से विनय का तनाव पिघलने लगा। दोनों अपने अपने हिस्से की गलती के लिए शर्मिंदा थे। बेवजह ही उनका खास दिन और एक खूबसूरत शाम जाया हो चुकी थी। दोनों की समझ और प्यार उन्हें नया सबक सिखा रहे थे। मन का गुबार बह चला था। मौसम अब साफ था। विनय को पुराने अंदाज में आते देर नहीं लगी। कोहनी मारते हुए बोला, आज ही तो हम आपको विदा करा के अपने घर ले आए थे, याद तो है ना? जी हुजूर, बिल्कुल याद है। सुधा की आंखों में चमक थी। हंसते हुए दोनों एक दूसरे का हाथ थामे पार्क की फुलवारी की महक अपने साथ लिए घर की तरफ बढ़ चले। सुधा सोचती रही कि अब से पहले तो उसे इस घर में कोई कमी इतनी नहीं खली थी। आखिर किसी की झूठी सहानुभूति ने उसके मन को इतना विचलित क्यों कर दिया था? उसकी समझ इतनी कमजोर है क्या? विनय के लिए तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। कितनी कोशिश करते हैं उसे खुश रखने की, अपने ऊपर उसकी सुख सुविधा देखते हैं, और क्या करें। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब से वह उनका बहुत ध्यान रखेगी। उसके चेहरे पर संकल्प की दृढ़ता थी। बड़े जतन से साड़ी के पल्लू में उसने एक गांठ लगा ली। अब वह नहीं भूलेगी। विनय को अपने दोस्त की बात चुभ गई थी। सब कुछ सामान्य हो चला था, पर टिस तो बाकी थी। उसे अपने हालातों से शिकायत हो रही थी। बुनियादी जरूरतें तक वह अपनी पत्नी को मुहैया नहीं करा सका था। उसे तकलीफ होती। कभी कभी तो अपनी अम्मा बाबूजी पर भी उसे गुस्सा आता। इतना बड़ा परिवार, सबकी जिम्मेदारी आखिर किसके बूते पर? उसकी भी तो सीमाएं हैं। एक तरफ संभालो तो दूसरी तरफ बिगड़ जाता है। सारे उत्तरदायित्व उसी के है क्या? विवाह के 2 साल बाद ही सही, गैस का चूल्हा उनकी गृहस्थी में शामिल तो हो गया। फिर भी सुधा खुश नहीं हो पा रही थी। छोटी छोटी खुशियों में खुश रहने वाली सुधा आज खुलकर कुछ कह भी न सकी। विनय और सुधा की साझा गृहस्थी में अभाव अस्थायी मेहमान की तरह बना ही रहा। 4 साल बाद, मुश्किल काफी जद्दोजहद के बाद दोनों स्कूटर खरीद पाए। उन दिनों आरवी होने को थी। डॉक्टर के पास भी जाना हो तो रिक्शे के इंतजार करना पड़ता। विनय इसके लिए भी खुद को ही दोषी मानता। सुधा ने अपनी मदद के लिए किसी को नहीं रखा था। अंतिम महीने में सुधा की अम्मा आ रही थी। तब कहीं जाकर विनय की जिद से एक महरी रखी गई। विनय ने ऑफिस के बाद 2 बच्चों को ट्यूशन देना भी शुरू कर दिया था।
चाहकर भी वह जल्दी घर नहीं आ पाता। घर गृहस्थी और नौकरी के बीच किसी और परीक्षा को देने का स्वप्न अब दम तोड़ने लगा था। विनय रामकिशन जी की 6 संतानों, 4 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़े थे। रामकिशन जी प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं। अध्यापन के आध्यात्मिक सत्व से गौरवान्वित बने रहते। आर्थिक अभावों ने रामकिशन जी को स्वभाव से और सख्त मितभाषी और उससे भी ज्यादा कंजूसी की हद तक मित व्ययी बना दिया था। माता रामदेई एकदम घरेलू महिला थी। अपनी घर गृहस्थी में रमी, गुजर बसर की जुगत में दिन रात लगी रहती। न कोई महत्वाकांक्षा, न कोई बड़ा सपना। एक संतोषी उदासीनता उनके व्यक्तित्व में समा चुकी थी। उनका बौद्धिक स्तर और घर की माली हालत भी कुछ ऐसी थी कि कोई छोटा बड़ा या मंझोला सपना ही क्यों न हो, जन्म लेने से पहले ही दम तोड़ने लगता। माँ के आगे इस घर में ठीक सा कोई सपना ही जीवित रह पाने की जुर्रत कर सकता था। रामकिशन जी को पैतृक संपत्ति के नाम पर एक कच्चा पक्का घर ही नसीब हुआ था। आर्थिक हालातों और बड़े परिवार की जिम्मेदारियों में उनके आंगन की कच्ची दीवार हर बार भविष्य की योजना में मुलतवी हो जाती और उसे पक्का कराने का ख्याल साल दर साल खिसकता जाता। विनय शुरू से ही मेधावी और शांत रहा। घरेलू परिस्थितियों ने उसे कुछ जल्दी ही बड़ा भी कर दिया था। बचपन में भी वह संजीदा और शर्मीला बच्चा था। बचपन की कोई खास शरारत या खुरापात तक उसकी स्मृति में नहीं थी। सुधा उससे जिद कर बताने को कहती तो बस एक किस्सा ही वह याद कर पाता कि जब वह 8-9 साल का रहा होगा, मोहल्ले के एक सूटेड बूटेड जीजाजी को सिगरेट पीता देख वह उनसे बहुत प्रभावित हुआ था। मुंह और नाक से निकलते हुए धुएं के छल्ले उसको आकर्षित करते। उसका भी मन किया कि पी कर देखें, आखिर कैसा लगता है। पर न तो उस समय उसके पास पैसे होते थे, न हिम्मत। सो चूल्हे की झाड़ू की लकड़ी को जलाकर उसे सिगरेट मान के शौक पूरा कर लिया। यह शौक भी अम्मा की नजर से बच न पाया। फिर तो जमकर डांट पड़ी, बाबूजी से मार भी खाई और खांस खांस के बुरा हाल हुआ सो अलग से। जरूरतें ऐसी थी कि विनय अपनी पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी कराने लगा था। बीए करते ही उसने नौकरी के लिए भी हाथ पैर मारना शुरू कर दिया था। कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं तो वह अनुभव के तौर पर दे भी चुका था। अम्मा रामदेवी उसे दिन रात किताबों में डूबा देखकर कहती भी, कितना पढ़ा चाही तू, अब कछु काम धंधा देख बिटवा। आजी का बिटवा स्कूल में लग गवा, तो हार संगी ऊ नरेशवा दुकान पे बैठ लगा। तू पढ़ी पढ़ी के उबत नहीं, मूड न पिराए लागी। दिन राती बस किताब चाटत रहीन, न काहू से बोल बतिया, न कच्छु कमाई न धमाई। रामदेई का रिकॉर्ड एक बार शुरू हो गया तो फिर जल्दी बंद होने का नाम नहीं लेता। बड़ी मासूमियत से वह मौलिक सवाल उठा देती, पढ़ी पढ़ी के का करब। विनय बिना जवाब दिए बाहर चला जाता। कुछ कहने से कोई लाभ भी तो नहीं है। अम्मा नहीं समझ सकेगी न उसकी क्षमता को, न उसकी मेहनत को, न अब तक की सफलताओं को। उसके सपने अलग हैं और घर का माहौल बिल्कुल अलग। अम्मा का तो इन सब से कोई सरोकार ही नहीं था। वह जब कभी ज्यादा नाराज होती तो बस सीधे भद्रा उतार कर रख देती और तो और चपरासी तक से उसकी तुलना करने से नहीं चूकती। आज घर में खास उत्साह का माहौल था। रामकिशन जी भी आज अपनी रोज की आदत से अलग बरामदे से सीधे आंगन में कुर्सी खींचकर सबके बीच बैठ गए, प्रफुल्लित और अति प्रसन्न मुद्रा में। विनय की पढ़ाई के साथ ही एजी ऑफिस में नौकरी लग गई थी। रामदेवी भी बहुत खुश थी। चला तू त हिले लग गवा, हम हूँ निर्चू भईन। वह खुश होकर विनय की पसंद का आटे का हलवा बना रही थी। आज ठाकुर जी को भी हलवे का विशेष भोग लग रहा था। विनय अभी पढ़ना चाहता था, नौकरी करने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था।
प्रादेशिक सेवा के उच्च पदों का स्वप्न लिए वह पूरे मानवयोग से प्रयास करना चाहता था, पर घर के हालात ऐसे थे कि इस छोटी सी सफलता के बाद मना कर पाने का साहस वो जुटा नहीं पाया था। जब भी वह कुछ कहने की कोशिश करता, उसके मुंह खोलने से पहले ही अम्मा शुरू हो जाती। हाथ लगी नौकरी कौन जान देत है बचुआ, कुछ सालन में बढ़ जाइयो। अरे का भरोसा कि अगले साल नाम आई ही जाए। माँ सीधी साधी अल्प बुद्धि की महिला जरूर थी, पर बच्चों के दिल और दिमाग को समझने में वह कभी गलती न करती। घर की बिगड़ती मारी हालत में विनय की नौकरी एक उजाला बनकर आस बिखेर रही थी, जिसे आने वाले सुनहरे भविष्य की कल्पना में कोई भी ग मवाने को तैयार नहीं दिख रहा था। विनय आशंकित हो उठा कि कहीं यह छोटी सी सफलता उसे उसके लक्ष्य से दूर न कर दे। विनय से छोटी बहन विनीता उसी की तरह शांत और गंभीर थी। आज तो वह भी चहक रही थी। भैया इस बार तो रक्षाबंधन पर नया सूट लूंगी। उसकी बात को अनसुना करते हुए विनय पिता से बोला, मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ बाबूजी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर अस्फुट धीमे शब्दों में विनय के हलक से ये शब्द निकल ही पड़े। उत्साह के इस माहौल से मानो सबको सांप सूंघ गया हो। उसकी नौकरी से पूरे घर के अरमान जुड़े थे। पिता रामकिशन जी व्यवहारिक बुद्धि से काम लेने वाले व्यक्ति हैं। यन कैन प्रकारेण अपना काम निकालने में कुशल। घर में भी वह पिता कम अध्यापक ज्यादा बने रहते। हर विद्यार्थी की लगाम अपने हाथ में रखने की आदि। पिताजी गंभीरता में विशेष स्नेह के साथ बोले, विनय तुम इस परिवार की आशाओं का आधार हो। यदि तुम नौकरी नहीं करना चाहते तो मत करो, हमारी ओर से कोई दबाव नहीं है। फिर भी घर की स्थिति तुमसे छुपी नहीं है, तुम स्वयं विचार कर निर्णय लो। पिताजी शिक्षक थे और शिक्षक की भांति ही शिक्षा दे रहे थे। यद्यपि इस समय उनके प्रवचन विनय को नागवार लग रहे थे। विनय खुद ही असमंजस में था। अम्मा की बात गलत भी तो नहीं थी। हर साल की परीक्षा अपने आप में स्वतंत्र होती है। हर साल की अलहदा परिस्थितियां और स्वतंत्र परिणाम। उसने स्वयं देखा है कि कुछ मित्रों को चयन के बाद अगले साल की सूची में उनका नाम तक नदारद था। इन परिस्थितियों में रिस्क ले पाने और पूरे परिवार का भविष्य दांव पर लगाने की स्थिति उसे नहीं लग पा रही थी। कल का दिन किसने देखा है। 12 हाल तय हुआ कि वह नौकरी करते हुए उच्च पदों के लिए तैयारी करता रहेगा। गरीबी से ऊपर उठने की कोशिश में लगे एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की आशाओं को अपने कंधे पर संभाले ने महालेखाकार कार्यालय में सहायक लेखाधिकारी पद पर ज्वाइन कर ही लिया। नौकरी लगते ही विवाह के प्रस्ताव आने लगे। रामदेई की तो सीधी सपाट सोच थी, बहुरिया आ जाए तो तोहार देख रेख तनिक ढंग से हुई जाई। हम तो गांव में रहीन, तू तो बंड बहेला है। उसे अभी प्रादेशिक सेवा के लिए प्रयास करना है, पर अम्मा तो बस विवाह की रट लगाए रहती। वह कहता भी मुझे अभी पढ़ना है अम्मा, पर वे कहाँ चुप रहने वाली थी। तो पढ़त रह, बहुरिया किताब छीन ले का। ग्रामीण परिवेश में नौकरी का सीधा संबंध विवाह से जोड़ दिया जाता है। पिताजी हमेशा की तरह कुछ न कहकर भी अपनी बात घुमा फिरा कर मनवा ही लेते। अध्ययन में पत्नी सहायक होती है विनय, उसका भाग्य भी जुड़ जाता है। कुछ अटकते हुए वे कह गए, और तुम्हारी बहन भी तो बड़ी हो रही है, उसका भी तो सोचना है। तुम्हारे विवाह से कुछ सुविधा हो जाएगी। फिर विवाह के बाद सफलता प्राप्त व्यक्तियों का पूरा पाठ सुनना पड़ता। इस सूची में पिताजी अपना नाम रखना नहीं भूलते। मन तो करता पूछ ले कि कौन सी परीक्षा दी थी आपने, कौन सी सफलता के झंडे गाड़ दिए। आधा दर्जन बच्चों की लाइन लगा दी है बस। और अम्मा के संग तो सीखा पाठ भी आदमी भूल जाए। बड़ी बड़ी बातें क्या वो इनसे। उसका अंतर्मन विद्रोह कर बैठता, पर संस्कार उसे हमेशा रोक लेता। माता पिता के लिए ऐसा सोचना भी पाप है। अम्मा
जागरूक नहीं है तो क्या हुआ, उन्हें भी तो कभी माहौल नहीं मिला है। कमी वैसी जो भी हो, सबका पालन पोषण तो वही करती है। अपने लिए तो दवा तक नहीं मंगाती, हम बच्चों के लिए ही तो दिन रात खटती। उसे अपने माता पिता दयनीय लगने लगते, अपने बेटे से ही तो आशा रखेंगे। उसका मन शांत होने लगा, वह चुप बना रहा। उसका मौन समस्या का तत्कालीन हल बन चुका था। आर्थिक प्रबंध का यह अनजाना अध्याय परिस्थितियों वश विनय को स्वीकार करना ही पड़ा। सो शादी और नौकरी की गाड़ी एक साथ रेंगने लग पड़ी। नवविवाहिता सुधा भी इस गाड़ी के एक पहिए के रूप में साथ चल पड़ी। संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियों के बीच सामंजस्य बिठाती, अपनी ख्वाहिशों को अनजाने ही हाशिए पर धीरे धीरे खिसकाती। उन दोनों की साझा जिंदगी में अभाव और संतोष अस्थायी भाव से रहने लगे। विनय से छोटी बहन विनीता का विवाह तय हो गया। विनीता ने बीए ही तो किया था, पर जहां बहनों की लाइन लगी हो वहां कौन किसकी सुने। सौभाग्य से घर बर भी अच्छा मिल रहा था। विनीता के पति राजीव राजस्व विभाग में बाबू थे। गांव में अच्छा पक्का मकान और कुछ बीघा जमीन भी थी। कुल मिलाकर खाते पीते लोग थे। राजीव स्वभाव से मिलनसार और व्यवहार कुशल थे। 2 साल की नौकरी में ही उन्होंने एक छोटा फ्लैट कर लिया था। अम्मा रामदेई अपने दामाद के फ्लैट से उतनी प्रसन्न नहीं थी जितनी विनय के साधारण स्तर से हैरान। हमेशा की तरह उनके मौलिक सवाल थे, ऊ तो 2 साल माँ ही मकान कर लिया, तू कहाँ उड़ात है तनखया। आज तो सुधा को भी गृहस्थी के गुर सुनने पड़ रहे थे। मन तो किया अम्मा को जवाब दे ही दे और हिसाब भी गिना दे, पर घर का माहौल भी बिगड़ता। वह पैर पटकते हुए बाहर चला गया। सुधा चुपचाप सुनती रही। उसे खूब पता था कि 2 साल में अपनी तनख्वाह से तो कोई घर लेने से रहा, यह सब कोई और ही रंग था जो सब पर चढ़ रहा था। छोटी विनीता जब भी घर आती कुछ न कुछ उपहार ले आती। बचपन की शांत विनीता अब मुखर होने लगी। घर में भी अब वह मुख्य भूमिका में आ गई थी। घर के मामलों में भी सब पहले उससे ही मशवरा करते। विनय को तो यह सब समझ नहीं आता, पर सुधा उसकी दखल अंदाजी से मन ही मन कुढ़ती। सब पैसे की ताकत है, अब तो हर कोई उनके गुण गाने लगा। यहाँ तो फालतू में ही खटते रहे हैं। एक के बाद एक बहनों के विवाह ने उन्हें कभी मन का करने भी तो न दिया था, न ही कुछ बचत कर पाने की स्थिति ही बन पा सकी थी। परिवार में सबको समेटने सहेजने में ही विनय और सुधा की युवा अवस्था में कुछ साल निकल गए थे। बहन के विवाह में हर बार उसे लोन लेना पड़ता, यहाँ तक कि कभी यार दोस्तों से उधार भी। एक से फुर्सत मिलती तो दूसरी बहन विवाह की देहरी पर खड़ी मिलती। कुल मिलाकर जिंदगी की रस्साकशी चलती ही रही। बस सुधा और विनय की आपसी समझ ने इस डोर को मजबूती से साधे रखा था। वे दोनों कड़की के दिनों में एक दूसरे के सबसे अच्छे साथी बन चुके थे। एक दूसरे के मन को अच्छी तरह समझ लेते। उनकी यह समझ दोनों के मन की आर्द्र भूमि पर अपने कोमल भावों के पद चिन्हों की अमिट छाप छोड़ती चली जा रही थी। आर्थिक अभाव के बीच भी विश्वास और तालमेल बना रहता। वैचारिक मतभेद होते, पर दोनों एक दूसरे के लिए मजबूत ढाल भी बने रहते। विनय का हृदय बहुत कचोटता जब वह सुकुमारी सुधी को मातृत्व की स्थिति में रिक्शे की प्रतीक्षा करते देखता। वह मायूस सा कहता भी, सुधी, तुमको अब तक तो कुछ भी सुख नहीं दे सका। अरे, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सब दिन एक से तो नहीं रहेंगे, हम लोगों के दिन भी बदलेंगे। आप अपनी नौकरी और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बस। सुधा जल्दी कोई फरमाइश नहीं करती, पर विनय को बहुत कोफ्त होती, विशेषकर तब जब राजीव और विनीता अपनी फिएट लेकर आ जाते। उसने तय किया कि हर हाल में उसे स्कूटर तो अब लेना ही है। सरकारी लोन भी उसे मिल गया था और इस तरह उनके परिवार में नए सदस्य बेटी आरवी के आने से पहले आखिर स्कूटर आ ही गया।
सुधा निम्न मध्यवर्गीय परिवार की बेटी और बहू बनी रही। अंतर बस इतना रहा कि मायके की जिम्मेदारियों से निपटी तो ससुराल में बड़ी बहू बनकर आ गई। सुधा की माँ की तो शुरू से ही ख्वाहिश थी कि सुधी अब और अभाव न देखे, खाते पीते परिवार में उसकी शादी हो जाए। माँ को लगता कि जिंदगी के 22 बसंत को कतरबयोत और विपन्नता में वैसे ही निकल गए। अब ब्याह के बाद तो कुछ सुख मिले, किंतु भाग्य की अपनी गति और परिणाम रहे। विनय की माँ ने सुधा को एक विवाह में देखा था। विवाह वाले घर में सबका हाथ बटाती सुधा रामदेव की परखी नजर को तुरंत ही भा गई थी। सुधा सुंदर थी, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी बोलती सी आंखें, छरहरा शरीर और लंबी सी दो चुटियां। उसकी सादगी और सौम्यता से हर कोई आकर्षित हो जाता। रामदेव ने सुधा के चाल चलन की आनन फानन में पड़ताल भी कर डाली। उन्हें तो सुधा इतना भा गई थी कि बस इस मौके को बिना गंवाए विनय के लिए उन्होंने खुद ही उसका हाथ मांग लिया था। पढ़ा लिखा, सरकारी नौकरी लगा लड़का, देखने में भी सुदर्शन, खुद से चलकर प्रस्ताव आया है तो भला कौन मना करता। सुधा के मायके का स्तर भी कामोवेश विनय के परिवार जैसा ही था। रामदेव के इस प्रस्ताव से तो मानो सबको मन मांगे मुराद मिल गई हो। सब खुश थे जैसे सुधा के 16 सोमवार के व्रत फलीभूत हो रहे हों। बस एक सुधा की माँ थी जो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सुधा बड़ी बहू बनकर जा रही है, फिर 4 बहनें हैं, भाई सबसे छोटा है, यह बात उनको खाए जा रही थी। मन में बार बार कचोट उठती, क्या उनकी बिटिया का जीवन सबकी जिम्मेदारी निभाने में ही बीत जाएगा। मायके में ही कौन सा सुख मिला है, अब ससुराल भी ऐसे ही जीवन कटेगा क्या। माँ की ममता अपने को समझा ही नहीं पाती और सुधा तो सीधी सादी सर झुकाए सबकी हाँ में हाँ करने वाली ही बनी रही। सच तो यह था कि सब इतना जल्दी जल्दी हो रहा था कि वह कुछ सोच ही नहीं पाई। निर्णय हो चुका था, उससे कुछ पूछा ही नहीं गया तो क्या कहती। वैसे भी स्वतंत्र निर्णय लेना उसने अब तक सीखा ही कहाँ था। सुधा को अपनी अम्मा की आंखों में करुणा के साथ साथ अपने लिए दया दिखाई दे रही थी। यह भाव उसे जरूर विचलित करता। घर में वह अम्मा के सबसे करीब थी। अम्मा, तुम बस चिंता मत करो, गले में हाथ डालकर वह लरियाने लगी। अम्मा ने उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहा, हाँ बिटिया, हम तो हर भाग्य तो ना बदल पाई, जैसी प्रभु की मर्जी। भगवान तो को खुश रखे। सांस भरते हुए अम्मा उसे आशीर्वाद दे रही थी। अपने सारे पुण्य माँ सुधा पर न्यौछावर कर देना चाहती थी। अम्मा की उलझन विनय से मिलने के बाद कम होती गई। विनय सभी को बहुत पसंद आ रहे थे। देवता समान स्वभाव, कोई मांग भी नहीं की। अम्मा की चिंता का स्थान संतोष लेता गया। सीधी सकुची सुधा विनय की दुल्हन से ज्यादा घर की बड़ी बहू बन गई। पात्र बदल गए। सुधा की जिंदगी का धर्रा और तंग हो गया, जिसे अपनी सौम्यता और समय से वह पटरी पर लाने की कोशिश में लगी रहती। विनय को सरकारी क्वार्टर मिल गया था। पिछले 6 सालों के वैवाहिक जीवन में विनय और सुधा 3 बहनों के विवाह कर चुके थे। सुधा घर में ही रहती, मनोरंजन का कोई साधन भी नहीं था। इस बार दोनों ने टेलीविजन लेने का मन बना लिया। प्रसन्न मन से दोनों टेलीविजन का मॉडल चुनकर घर आ गए थे। अगले महीने तनख्वाह मिलते ही टेलीविजन ले लेंगे। बहुत प्रसन्न थे दोनों। सुधा सोचती, अब उसे रामायण देखने के लिए मन नहीं मारना होगा। उसके अपने घर में टीवी होगा। बाबूजी के आकस्मिक आगमन और छुटकी के विवाह तय होने की खबर से दोनों सकते में आ गए। इस खबर ने उनका सारा अंग गणित ही बदल दिया था। बाबूजी बहुत उम्मीद लेकर खुद चलकर आए थे। इस बार वह विनय से ज्यादा वह सुधा से मुखातिब थे। अब तुम दोनों को ही सब संभालना है, मुझ में अब शक्ति नहीं है। बाबूजी इस बार बहुत शिथिल और वृद्ध लग भी रहे थे। आप चिंता न करें, सब हो जाएगा बाबूजी। सुधा निरुत्साहित सी बोली। बाबूजी झुके कंधों के साथ
कुछ निश्चिंतता लेकर गांव जा रहे थे। उनके जाते ही विनय ने पूछा। अब सुधा की आंखों की चमक तिरोहित हो चुकी थी। विनय को वह निस्तेज लगने लगी। टीवी कहाँ लाएंगे कि रट लगाने वाली चहकती सुधा अब शांत थी, बिल्कुल शांत। अब क्या, जैसे सब निपटाए यह भी उसास भरती हुई वह अजीब सी मुस्कान लिए जूठे बर्तन समेटने लगी। टेलीविजन के लिए जमा बचत डालकर भी छुटकी के विवाह में उसे काफी उधार लेना पड़ गया था। चलो, बहनों से तो मुक्ति मिली, सबके विवाह निपटे। अब वह दोनों अपनी गृहस्थी पर ध्यान दे सकेंगे। शायद पूरी शादी में दोनों यही सोच रहे थे। विपिन तो अभी छोटा है, 9वीं की परीक्षा दी थी उसने। वैसे भी वह लड़का है, बाबूजी देख ही लेंगे। आर्यन के जन्म के बाद से ही विनय का मन 4 पहिए की गाड़ी लेने को कर रहा था। बस छुटकी की शादी का कुछ कर चुकाना अभी भी बाकी था। सच तो यह है, दोनों पहले ऋण मुक्त होना चाहते थे। बस जब भी माँ बाबूजी यहाँ आते तो सब परिवार कहीं जाने पर अपने मित्र करुणेश से उन्हें गाड़ी मांगनी पड़ती। यह उन्हें खलता भी। 2 बच्चों के बाद वैसे भी स्कूटर उन्हें असुविधाजनक ही लगने लगा था। करुणेश विनय से 3 साल जूनियर था। उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की सबसे छोटी संतान। अच्छे स्वभाव का करुणेश उसी के कार्यालय में ऑडिट अधिकारी था। कंप्यूटर का अच्छा जानकार होने से बड़े साहब लोगों में भी उसकी पूछ बनी रहती। ऑडिट में उसे अक्सर बाहर जाना पड़ता। दौरे से वापस लौटने समय करुणेश के दोनों हाथ उपहारों से भरे होते। करुणेश का 1 साल पहले ही विवाह हुआ था। एयर कंडीशन मारुति कार दुल्हन के साथ आई थी। घर में भी सुख सुविधा की हर चीजें उन्हें विवाह में मिली थी। करुणेश और उसकी पत्नी रुचि दोनों ही बहुत मिलनसार स्वभाव के थे। सुधा और विनय का तो दोनों ही बहुत सम्मान करते। करुणेश जब भी बाहर जाता, रुचि सुधा के साथ ही ज्यादा समय बिताती। छोटे भाई विपिन का हाई स्कूल का परिणाम कुछ खास अच्छा नहीं रहा। सीबीएसई बोर्ड में 65% यह परिणाम सभी को हतोत्साहित कर रहा था। पिता रामकिशन ने कम नंबरों का सारा ठिकारा अपनी पत्नी के सर फोड़ते हुए उलाहना दिया। विनय पर तो हम ध्यान दे पाते थे। विनय की माँ, पता नहीं तुम क्या करती रहती हो दिन भर। अब तो घर में न कुछ काम रह गया है, न लोग बचे हैं। तुम इतना तो कर सकती थी कि विपिन पर अनुशासन बनाए रखो। इतने कम नंबरों से अब कौन पूछेगा क्या करेगा। रामदेव ने जोर से चक्के पर बेलन का प्रहार कर वैसा ही उलट जवाब दिया। सब लड़कन का सगर गुण तोहार कारण, और जितना गड़बड़ी आइन ऊ सब तो हमार खातिर। हम तो सबन का बिगाड़त ही रहीन। कहते कहते वह रोने लगी। रामदेव से कोई एक कहे तो पहले 4 सुने और चुप भी कराए। आंसू उनके अंतिम शस्त्र रहते, जिनके सामने सब धराशायी। रामकिशन जी हक्के बक्के रह गए। इतना तो कुछ कहा भी नहीं हमने कि आप रोने लगे। आपकी तपस्या को कभी नकारा है हमने? अब हम भी क्या करें, दिन भर के थके आए और यह परिणाम। आज ही विनय को फोन करते हैं, यहाँ तो इसकी सोहबत बिगड़ रही है। अब भाई की जिम्मेदारी है कि इसके भविष्य पर ध्यान दे। अब सारा दारोमदार 4 पहिया वाहन का स्वप्न देख रहे विनय पर आ पड़ा। पिता रामकिशन ने विपिन को संभालने की जिम्मेदारी विनय के मत्थे डाल दी थी। विनय ने फोन सुनकर कुछ कहने की कोशिश तो की, पर कुछ तो उसके संस्कार और कुछ घर के हालात हमेशा की तरह मजबूती से मना कर पाने का साहस वह जुटा नहीं पाया। सुधा चुप थी। फोन रखकर वह चिड़चिड़ा रहा था कि अब आरवी आर्यन को देखे या विपिन को। इस सरकारी घर में 2.5 तो कमरे हैं, इंटर वहीं से कर लेता। अब पीछे बड़बड़ाने से क्या होगा। कहना था तो तभी कहते। विनीता दीदी के यहाँ क्यों नहीं भेज देते? ऐसे तो सब उनके ही गुण गाते रहते हैं।
अब रखे न छोटे भाई को, सारी जिम्मेदारी हम ही लोगों की है क्या? सुधा बड़बड़ाती जा रही थी। अब इसमें विनीता कहाँ से आ गई? विनय हताश सा बोला। हालात उसके काबू से बाहर जाते लग रहे थे। वह तो बस बड़ा लड़का है और बड़े लड़के को तो जिंदगी भर कर्ज ही उतारना होता है। उसके माथे पर पसीना आ गया, गला सूखने लगा। एक गिलास पानी पिला दो प्लीज। सुधा दौड़कर पानी ले आई। विनय की हालत देखकर घबरा गई। झट पल्लू से विनय का माथा पोंछने लगी। विनय के माथे को सहलाती उसके पल्लू की गांठ उसे भी कुछ स्मरण करा रही थी। उसे अपना संकल्प याद आ गया। उसने खुद को संभाल लिया था। अपनी सांसों को वह संयत कर चुकी थी। विनय को तसल्ली देते हुए बोली, अरे सब निपट जाएगा, हम लोग मिलजुल कर विपिन को भी संभाल लेंगे। बच्चे तो अभी छोटे ही हैं। बस आप चिंता न करें, इतना परेशान मत हो, तबीयत खराब हो जाएगी। सुधा के शब्द एक बार फिर विनय को राहत दे रहे थे। कुछ क्षणों को वह एकदम असहाय महसूस कर रहा था। सुधा उसके लिए बहुत बड़ा संबल थी। सुधा ने अपने पल्लू को कसकर पकड़ लिया। कार लेने का विचार फिर मुलतवी कर दिया गया था। इस बार अनिश्चित समय के लिए विपिन का भविष्य बन जाएगा तो कार भी आ जाएगी। सुधा समझा रही थी, शायद अपने आप को भी सपनों की आस उम्मीद की लौ को बुझने नहीं देती। आरवी और आर्यन का हाथ थामे हुए दोनों विपिन को साथ लेकर पार की ओर जा रहे थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।